Hello students, good evening. Hope all of you are doing well and fine. आज मैं फिर आपके सामने सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर पार्ट 2 लेकर आया हूँ। सबसे पहले चैनल का थोड़ा प्रमोशन के लिए और अपना इंस्टीट्यूट का प्रमोशन के लिए कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अपने ये इंस्टीट्यूट कलकत्ता बेस्ड इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट के थ्रू मैं सारे लेवल का क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। ऑफ कोर्स कॉमर्स का क्लासेस, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैथ्स। अपना इंस्टीट्यूट में आई एम द ओनली टीचर। मेरा नाम है अनिल कुमार शाह। मैं ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करता हूँ। मैं वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ और ऑफलाइन क्लासेस भी होता है। ये कलकत्ता बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। अगर आप लोग को मेरा ये टीचिंग पसंद आए तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स में इस वीडियो को, इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए। थैंक्स। तो चैप्टर में लौटते हैं। पार्ट 1 में सेल्स ऑन अप्रूवल का मैंने थोड़ा बड़ा वीडियो था वो, तो मैंने डिटेल्स में पहले कंसेप्ट को क्लियर किया था। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और मुझे जहाँ तक याद है इस चैप्टर का पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अपना स्टडी मटेरियल का सॉल्व भी किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा और अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करूंगा। इस चैप्टर के और भी पार्ट्स आगे आएंगे। आप लोग क्लासेस के लिए ऊपर लिखे इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे का पहले जरा सा बैकअप ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर में 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होता है सेंडर सामान भेजता है और वो सामान को रिसीव करता है, वो है रिसीवर। सेंडर ओरिजिनली कौन है? सेंडर ओरिजिनली है सेलर। और रिसीवर ओरिजिनली कौन है? ये है ओरिजिनली बायर। मैंने बोला था कि ये चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो आप खुद को सेलर के तरफ से सोचिएगा। हर चैप्टर को किसी के तरफ से सोच के पढ़ा जाता है, तो आप यहां पर है सेलर। फॉर एग्जांपल, आप है कंपनी। आप कंपनी सेल करता है सामान अपना कस्टमर को। कंपनी का कस्टमर नॉर्मल पब्लिक नहीं है। कंपनी का कस्टमर कौन है? उसका होलसेलर, उसका स्टॉकिस्ट। तो जब आप एक कंपनी और डीलर के बीच में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप कंपनी की तरफ से सोचकर सॉल्व कीजिए, डीलर की तरफ से नहीं, क्योंकि कंपनी यहां सेलर है और डीलर यहां बायर है, या होलसेलर या स्टॉकिस्ट जो भी है वो यहां बायर है और कंपनी यहां सेलर है। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि ये सवाल आप डीलर और रिटेलर के बीच में कर रहे हैं या स्टॉकिस्ट और रिटेलर के बीच में आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो वैसा में आप डीलर सोचिए खुद को या स्टॉकिस्ट सोचिए खुद को, क्योंकि आप अब हो गए सेलर और रिटेलर हो गया परचेजर। कहने का ये मतलब है कि जब भी आप ये चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खुद को सेलर सोचिए। अगर कंपनी और स्टॉकिस्ट डीलर के बीच में काम हो रहा है तो सेलर कौन है? कंपनी। और अगर डीलर स्टॉकिस्ट और रिटेलर के बीच में काम हो रहा है तो सेलर कौन है? स्टॉकिस्ट या डीलर, और रिटेलर हो गया बायर। हम लोगों ने देखा था इस चैप्टर में टोटल 5 जर्नल एंट्रीज था। पहला जो जर्नल एंट्री था वो है, एक कंपनी अपना कस्टमर को सामान भेजता है। कंपनी के लिए कस्टमर कौन है? कंपनी के लिए कस्टमर है उसका डीलर या उसका स्टॉकिस्ट। कंपनी सामान भेजता है अपना कस्टमर को, उसको बोलता है मेरा होकर तुम ये सामान बेचो।
और उसको कुछ वक्त दे देता है, बोलता है अभी पैसा देने का जरूरत नहीं है, इस वक्त के अंदर 2 महीना या 3 महीना के अंदर सामान बेचो, अगर बिक गया तो मुझे पैसा वापस करना, और अगर नहीं बिका तो समय खत्म होने से पहले सही सलामत मेरा सामान वापस करना। तो सामान सेंड करने का जनरल एंट्रीज था फॉर गुड सेंट ऑन अप्रूवल, फॉर्मूला नंबर 1 संडी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जनरल में डेटर कैसे डेबिट हो रहा है, सेल्स कैसे क्रेडिट हो रहा है, ये मैंने पार्ट 1 में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लीजिए, देखकर पार्ट 2 देखिए तो और अच्छा समझ में आएगा। तो फॉर्मूला नंबर 1 था जब कंपनी सामान देता है अपना कस्टमर को बेचने के लिए। फॉर्मूला नंबर 2, अगर कस्टमर उसमें से कुछ सामान लौटा दे तो उसके लिए जनरल एंट्री था रिवर्स एंट्री, कैंसिल हो रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर अकाउंट। सेल्स की जगह मैंने बोला था रिटर्न इनवर्ड भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 2 पार्ट में बटा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए हो गया कि कंपनी ने जब सामान दिया था कस्टमर को, कस्टमर वो सामान को एक्सेप्ट कर लिया। इस चैप्टर में एक्सेप्ट का मतलब मैंने बोला था, इस चैप्टर में एक्सेप्ट का मतलब है कि कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया कि वो सामान को बेच दिया है। एक्सेप्ट मतलब सेल, और वो ज्यादा दाम में बेचा है, जो दाम में उसको भेजा गया था। इनवॉइस प्राइस मतलब जो दाम में कंपनी ने अपना कस्टमर को दिया था। और ऑफ कोर्स इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट शामिल रहता है। तो कंपनी जब अपना डीलर को सामान दिया था तो वो प्रॉफिट चढ़ा के दिया था, उसको बोला जाता है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब उसमें प्रॉफिट शामिल है, और डीलर ने उससे भी ज्यादा दाम में सामान को बेच दिया। सपोज कीजिए कंपनी एक सामान जिसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, डीलर को दिया 120 रुपया में, और डीलर उसको 130 रुपया में बेच दिया एट ए प्राइस हायर देन द इनवॉइस प्राइस। तो कंपनी का कस्टमर यानी डीलर एक्सेप्ट कर रहा है कि वो सामान बेच दिया, एक्सेप्ट मतलब सेल, और वो ज्यादा दाम में बेच दिया। तो जितना ज्यादा में बेचा उसके लिए फिर आपको सेल्स का एंट्री डालना पड़ेगा, मतलब फिर से फॉर्मूला नंबर 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सेल दिखाया था वो 120 रुपया दिखाया था, उसने 130 पे सेल किया, तो 10 रुपया जो ज्यादा सेल हुआ उसके लिए फिर से सेल्स का एंट्री आपको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपके बुक में 120 का रिकॉर्डिंग है, 10 रुपीज का रिकॉर्डिंग नहीं है। तो वापस से आपको फिर से 10 रुपीज का सेल्स का जर्नल रिकॉर्ड करना है। यह था फॉर्मूला नंबर 3A। इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है मतलब मान लीजिए वो एक्सेप्ट कर रहा है कि सामान को बेच दिया, बट वो बोल रहा है कि हम इनवॉइस प्राइस से कम प्राइस में बेचे हैं, इनवॉइस प्राइस से लोअर प्राइस में बेचे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज आपने एक सामान जिसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, आपने उसे 120 में दिया और उसने ये सामान को बेचा 110 में, तो 10 रुपया कम में बेचा, मतलब इनवॉइस प्राइस से भी कम में बेचा। तो आपको फिर से इसका जर्नल रिकॉर्ड करना है। इसका जो जर्नल आप रिकॉर्ड कीजिएगा, आपने 120 रुपया का सेल्स दिखा के बैठा है शुरू में, लेकिन 10 रुपया कम में बिका है, तो सेल्स को आपको कैंसिल करना है, 10 रुपया कैंसिल करना है, तो रिवर्स एंट्री करना है। यानी फॉर्मूला नंबर 1 का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर रिवर्स हो गया, क्योंकि आप सेल्स को कम कर दिए 10 रुपया, यानी सेल्स को 10 रुपया कैंसिल कर दिए, एंट्री रिवर्स हो गया। फॉर्मूला नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए ईयर एंडिंग का वक्त आ गया है। सपोज आप 1 नवंबर को सामान देकर 3 महीना का टाइम दिए, ये 3 महीना कहां जाकर एंड होगा, नेक्स्ट ईयर जनवरी में एंड होगा। यहां 31 दिसंबर में आपका ईयर एंडिंग आ गया है, वहां कस्टमर आपको बता नहीं रहा है, यानी आपका डीलर, आप है कंपनी, आपका डीलर आपको कोई इंफॉर्मेशन 31 दिसंबर तक नहीं दे रहा है। आपके संग उसका बातचीत था कि देखो अगर सामान बिके तो तुमको हमको तुरंत बताना, जब तक नहीं तुम ये बताते हो तो हम यही मान लेंगे कि सामान बिका नहीं है। तो 31 दिसंबर को ईयर एंडिंग में कस्टमर बता नहीं रहा है, यहां आप सामान भी वापस नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी तक उसके पास टाइम है। तो क्या लिख रहा है, ईयर एंडिंग फॉर गुड्स येट टू बी कंफर्म्ड। ईयर एंडिंग में
सामान का कंफर्मेशन आया नहीं है, येट टू बी कंफर्म मतलब अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, मतलब अभी तक सामान नहीं बिका है। एंड फॉर विच स्पेसिफाइड टाइम लिमिट हैज नॉट एक्सपायर्ड, उस सामान को वापस करने का अभी तक समय आया नहीं है, मतलब आप सामान को वापस नहीं मांग सकते हो क्योंकि उसका समय अभी भी 1 महीना बाकी है। या ईयर एंडिंग अगर आ गया है तो आपने जो सेल्स दिखा के रखा था फॉर्मूला नंबर 1 में, ईयर एंडिंग तक वो सामान सेल नहीं हुआ है, तो आपको फिर से उसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि आप उसको कैंसिल नहीं कीजिएगा तो शुरू में जो सेल्स आपने दिखाया था वो सेल्स एक डमी सेल्स बन जाएगा। और मैंने बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 यहां पर बोलता है कि जब तक नहीं सेल्स हुआ तब तक आप रेवेन्यू अर्न नहीं किए, तो सेल्स हुआ नहीं तो आप रेवेन्यू अर्निंग दिखा भी नहीं सकते हैं। इसीलिए सेल्स जो शुरू में आपने डाला था उसको आपको कैंसिल करना है। रिवर्स एंट्री, उल्टा एंट्री डालना है जो फॉर्मूला नंबर 1 में डाला था। फॉर्मूला नंबर 1 में आपने क्या डाला था, संडी डेटर टू सेल्स, अब उसको रिवर्स कर दीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर इनवॉइस प्राइस। जब आप सेल्स को कैंसिल कर दिए तो फिजिकली ये सामान क्लोजिंग स्टॉक में अभी तक आया नहीं है, बट आपको क्लोजिंग स्टॉक में इस सामान को शामिल करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक में सामान को शामिल करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए एक और जर्नल एंट्री आपको रिकॉर्ड करना है। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं इसको, और इंक्लूडिंग सच अनकंफर्म्ड गुड्स विद कस्टमर इनटू स्टॉक। तो स्टॉक आपका इंक्रीज कर रहा है, स्टॉक एसेट है, स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां पर कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करना है। ये 5 जर्नल, और जर्नल का लॉजिक भी हम लोग समझे थे, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, गोल्डन रूल के हिसाब से हम लोग समझे थे। आज हम लोग अपना स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जिन लोग के पास स्टडी मटेरियल है वो लोग क्वेश्चन नंबर 1 खोल लीजिए, और जिन लोग के पास नहीं है वो लोग इस वीडियो को देखकर कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी इट इज फाउंड दैट अमाउंट ऑफ संडी डेटर ₹4,20,000। कंपनी का जब फाइनल अकाउंट बन रहा है तो यह देखा गया कि संडी डेटर का पैसा है 4,20,000 रुपया, इंक्लूड्स ₹40,000 वर्थ ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। इस 4,20,000 के अंदर शामिल है 40,000 रुपया का सामान, जो सामान भेजा गया था कभी सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में, और जब भेजा था एंड डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। यहां पर आप ध्यान देंगे, जब यह सामान भेजा गया था तो कस्टमर को यह सामान देने के टाइम डेबिट किया गया था। ये ध्यान से ये लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, कस्टमर को डेबिट कर चुका है कंपनी, डेबिटेड टू कस्टमर। दैट मीन्स ये सामान जब दिया है तो उस समय कस्टमर को ऑलरेडी ये लोग डेबिट कर चुका है कस्टमर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द टाइम फॉर रिटर्निंग द गुड्स हैड नॉट बीन एक्सपायर्ड। इस सामान को लौटाने का समय अभी तक आया नहीं है। इसका मतलब कस्टमर के पास अभी भी समय है सामान को बेचने का। These goods had been invoiced at 33.1/3% above cost। जब सामान उसको दिया था तो प्रॉफिट चार्ज करके दिया था, प्रॉफिट लोड करके दिया था, और प्रॉफिट का परसेंटेज था 33.1/3% above कॉस्ट। जर्नल एंट्रीज आपको दिखाना है और साथ में फाइनल अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा वो भी आपको बताना है। शो द जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। पहली बात आपको यह समझना है कि ऑलरेडी कौन सा जर्नल रिकॉर्ड हो चुका है और हम लोग को कौन सा जर्नल रिकॉर्ड करना है। देखिए यहां पर जो बोल रहा है कि फाइनल अकाउंट जब बन रहा था, दैट मीन्स ये कि सारा दे दिया। क्या सारा दे दिया कि ईयर एंडिंग आ गया है। उस समय कंपनी देख रहा है संडी डेटर का ये अमाउंट है, जिसमें एक कस्टमर है जिसको 40,000 का सामान दिया था, और जब कस्टमर को दिया था तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है कस्टमर। कस्टमर मीन्स डेटर। तो जब 40,000 का सामान भेजा था ऑलरेडी वो लोग डेबिट कर चुका है। यहां लिख रहा है डेबिटेड टू कस्टमर।
हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या पढ़ा था? फॉर्मूला नंबर 1 कि जब आप कस्टमर को सामान भेज रहे हैं तो सेल्स का जर्नल एंट्री आपको डालना पड़ेगा, सन्डी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बोला क्वेश्चन में? ऑलरेडी कस्टमर को डेबिट कर चुका है, डेबिटेड टू कस्टमर, कस्टमर मीन्स सन्डी डेटर, दैट मीन्स सेंट वाला जर्नल एंट्री, यानी फॉर्मूला नंबर 1 जब सामान आप अपना कस्टमर को भेज रहे हैं यानी इनडायरेक्टली आप उसको सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल है ये एक तरह का, ये एंट्री आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, दैट मीन्स ये एंट्री रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। सेकंड, इस पूरा सम्स में कहीं भी सामान रिटर्न नहीं हुआ है। थर्ड, दैट मीन्स फॉर्मूला नंबर 2 भी मेरा अप्लाई नहीं हो रहा है। थर्ड, कहीं भी ये नहीं बोला गया है सम्स में कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, सामान बिक गया, ज्यादा दाम में बिका या कम दाम में बिका, ये भी नहीं बताया है क्वेश्चन में। दैट मीन्स फॉर्मूला नंबर 3 भी हमें अप्लाई नहीं करना है। फॉर्मूला नंबर 1 ऑलरेडी वो लोग डाल चुका है जर्नल, कस्टमर को ऑलरेडी डेबिट कर चुका है। फॉर्मूला नंबर 2 रिटर्न हुआ नहीं है तो फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा नहीं। कहीं भी सवाल में ये नहीं बोला है कि वो एक्सेप्ट कर लिया, सामान बिका है, ज्यादा दाम में बिका या कम दाम में बिका है, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि इनवॉइस प्राइस से ज्यादा प्राइस में या इनवॉइस प्राइस से कम प्राइस में बेचा है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। फॉर्मूला नंबर 3 का ए या बी अप्लाई नहीं होगा। बट ये बोला है कि सामान को लौटाने का टाइम अभी भी बाकी है और ईयर एंडिंग आ चुका है। ईयर एंडिंग का बात डायरेक्टली बोला नहीं है, वहां एक बात बोला है फाइनल अकाउंट बन रहा था, यहां हम लोग को समझ लेना है कि फाइनल अकाउंट बन रहा था, दैट मीन्स ईयर एंडिंग आ चुका है, सामान लौटाने का टाइम अभी बाकी है। वहां कस्टमर की तरफ से कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। देखिए यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, क्या बोल रहा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द टाइम फॉर रिटर्निंग द गुड्स हैड नॉट बीन एक्सपायर्ड, समय अभी उसका पूरा नहीं हुआ है। यहां वो बता भी नहीं रहा है कि सामान बिक गया, क्योंकि उसके संग एग्रीमेंट होता है कि जब भी बिक जाए भाई तुम मुझे जरूर बताना, जब तुम नहीं बता रहे तो हम यही मान लेंगे कि सामान तुमसे बिका नहीं। तो ऐसा सिचुएशन में जब आप ईयर एंडिंग में खड़े हैं और ईयर एंडिंग में आप देख रहे हैं कि वो बता नहीं रहा है, आप उससे सामान मांग भी नहीं सकते हैं, वो बता नहीं रहा है कि सामान बिक गया और आप उससे सामान वापस भी नहीं मांग सकते हैं, तो आप जो नंबर 1 में सेल्स का जर्नल डाले थे उसको कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई करना पड़ेगा, सेल्स कैंसिल हो रहा है। तो चलिए 40,000 रुपया का सामान जो इनवॉइस प्राइस में भेजा गया था इसको कैंसिल कर रहे हैं। पहला जर्नल एंट्री फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर अकाउंट, नैरेशन लिखा है, नैरेशन से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ये गया मेरा फॉर्मूला नंबर 4 यहां पर अप्लाई हुआ, सेल्स को मैंने कैंसिल किया। क्यों? क्योंकि ईयर एंडिंग में सामान अभी भी उसके पास पड़ा है, बिका नहीं है, क्योंकि वो कोई कंफर्मेशन भेजा नहीं है और सामान को हम वापस मांग भी नहीं सकते। अब मैंने बोला था लास्ट पार्ट में, लास्ट वीडियो में, कि फॉर्मूला नंबर 4 जब अप्लाई होगा तो फॉर्मूला नंबर 5 भी अप्लाई होगा। दोनों ट्विन से जुड़वा है, क्योंकि आपने सेल्स को कैंसिल कर दिया तो ऑन रिकॉर्ड उस सामान को आपको क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला नंबर 5 अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिए आप कि जब हम फॉर्मूला नंबर 5 अप्लाई करेंगे तो मुझे कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए यहां क्या लिख रहा है, और इंक्लूडिंग सच अनकन्फर्म्ड गुड्स विद कस्टमर इनटू स्टॉक, स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट प्राइस। सामान का कॉस्ट प्राइस निकालने का पार्ट 1 में मैंने ये फॉर्मूला आप लोग को बताया था, जो कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर सामान का कॉस्ट प्राइस बता देता तो हमारे लिए इजी हो जाता, वर्किंग्स नहीं करना पड़ता। जब सामान का कॉस्ट प्राइस नहीं बताया है तो आपको वर्किंग्स करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। इस फॉर्मूला में आप सामान का कॉस्ट प्राइस निकालना सीखते हैं, चाहे तो सेल प्राइस भी आप निकाल सकते हैं। इनवॉइस प्राइस, सेल प्राइस, इनवॉइस प्राइस बोथ आर सेम। अगर अलग से सेल प्राइस नहीं बताया तो देखिए प्रॉफिट का जो परसेंटेज दिया था वो 33 दिया था ऑन कॉस्ट। हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज देखकर फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है तो ए नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स दिया है तो बी नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे। सम्स में प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है, यहां देख लीजिए 33 1/3% मतलब 1/3 होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं मैथमेटिकली। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट
ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम लोग कॉस्ट प्राइस पता लगाने जा रहे हैं तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए वर्किंग्स देख लीजिए कि सामान का कॉस्ट प्राइस हम कैसे पता लगा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स नॉट येट कंफर्म्ड, मतलब जो सामान बिका नहीं है, उसके पास पड़ा है वो सामान। तो सामान का इनवॉइस प्राइस दे दिया था 40,000 रुपया। इनवॉइस प्राइस, सेल प्राइस बोथ आर सेम। सामान में प्रॉफिट चार्ज किया था 33 1/3%। 33 1/3% इन शॉर्ट उसको बोला जाता है 1/3 ऑन कॉस्ट। हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर ए का कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सेल प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर। आर मींस रेट ऑफ प्रॉफिट। सेल प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस, हम लोग सेल प्राइस के जगह पे 40,000 डालेंगे, 100 की जगह 1 डालेंगे। क्यों 1? क्योंकि यहां प्रॉफिट का परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। परसेंटेज में 100 डालना है, फ्रैक्शन में यहां पर 1 डालना है। नीचे 1 प्लस आर, दैट मीन्स 1 प्लस 1/3। तो सेल प्राइस में 40,000, यहां पर न्यूमरेटर में 100 की जगह 1, बिकॉज ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 1 होता है पूरा और परसेंटेज में पूरा 100 होता है। अगर ये परसेंटेज होता तो हम 100 डालते, फ्रैक्शन है इसलिए 1 डालेंगे। नीचे भी 1, अगर परसेंटेज होता तो 100 डालते, प्लस आर। आर मीन्स रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट था 1/3। ये देखिए यहां मैंने 33.33 लिखा है, बट आप यहां पर 1/3 डालकर कीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप यहां पर क्या डालेंगे, मैं यहां स्क्रीन में एक बोर्ड वर्क कर देता हूं। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 40,000 इंटू 1/1 प्लस 1/3। अब इसको नॉर्मली एल्जेब्रिक रूल में आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखिएगा ये कॉस्ट प्राइस आएगा 30,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस आएगा। चलिए मैं यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा भी देता हूं, अगर किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुआ तो। देखिए यहां ध्यान दीजिए, नीचे वाला को अगर आप एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम करने से आपका आ जाता है 4/3। अब ये आप लोग जानते हैं बाय रेसिप्रोकल रूल ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होके ये पलट जाता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा, 40,000 इंटू 3/4। इसको सॉल्व करके आ गया 30,000 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस सामान का निकल गया 30,000। हम लोग को फॉर्मूला नंबर 5 अब अप्लाई करना है। फिर से मैं दिखा दूं फॉर्मूला नंबर 5, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट प्राइस आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये था फॉर्मूला नंबर 5, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सामान का कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड कीजिए 30,000 रुपीज। उस सामान में सवाल में फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब आपने सामान को भेजा था तो उस समय आप कंपनी है, यहां पर आप यहां पर सेलर है, सेलर का सोच के आप बनाइए। कंपनी अपना डीलर को जब सामान भेजा था तो ऑलरेडी कस्टमर को डेबिट कर चुका था। फॉर्मूला नंबर 1 था, जब आप सामान को भेजते हैं तो सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स का, यानी कस्टमर को आप डेबिट करते हैं, आप ये जनरल डालते हैं। ये ऑलरेडी आप डाल चुके थे, वहां क्लियर बोल दिया था कि कस्टमर ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। कस्टमर मींस डेटर। फॉर्मूला नंबर 2 रिटर्न का एंट्री है, इस सवाल में रिटर्न था नहीं। फॉर्मूला नंबर 3 अगर ज्यादा प्राइस में बेच रहे हैं या कम प्राइस में बेच रहे हैं, वो भी नहीं था। फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5 यहां अप्लाई हुआ। क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि ईयर एंडिंग आ चुका था। कैसे समझ में आया? फाइनल अकाउंट बोल दिया है। फाइनल अकाउंट कब बनता है? फाइनल अकाउंट तब बनता है जब ईयर एंडिंग आता है, और सामान को वापस लेने का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी भी उसके पास सामान पड़ा है और समय भी है बेचने का। तो ऐसा में आपको सेल्स को कैंसिल करना पड़ता है। जो नंबर 1 आप डाले हैं, यानी फॉर्मूला नंबर 4 आप अप्लाई करते हैं, सेल्स कैंसिल होता है, इनवॉइस प्राइस में रिकॉर्ड होता है, और नंबर 5 में आप ऑन रिकॉर्ड वो सामान को अपना क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करते हैं, कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं। इस सम्स में नीचे पूछा गया था कि फाइनल अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये भी बताइए। तो जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में ये सब लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो फाइनल अकाउंट में अगर ये एडजस्टमेंट आ गया कि आपने एक सामान भेजा किसी को 40,000 का सामान, जिस सामान का कॉस्ट प्राइस है 30,000, हम लोगों ने वर्किंग में अभी अभी निकाला था 30,000, तो फाइनल अकाउंट में आप उसको कैसे रिकॉर्ड कीजिएगा, मतलब फाइनल अकाउंट में उसको कैसे ट्रीट कीजिएगा, ये आपसे पूछा है। फाइनल अकाउंट में इसका टोटल 4 एडजस्टमेंट्स होता है, यानी 4 तरह से इसका एंट्री रिकॉर्ड होता है, 4 जगह पे जाता है। सामान का सेल प्राइस 2 जगह पे जाता है, सामान का कॉस्ट प्राइस 2 जगह पे जाता है। सामान का जो सेल प्राइस है दैट मीन्स 40,000 रुपया, वो सन्डी डेटर से माइनस होता है और सेल से भी माइनस होता है। उसका वजह क्या है? क्योंकि सामान बिका नहीं है, सेल से भी निकालना पड़ता है, क्योंकि हम पहले जब सामान को भेजे थे, सामान को जब बेचे थे, उसको दिए थे, तो हम सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड कर दिए थे, तो वो सेल्स हुआ नहीं तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। सामान का सेल प्राइस, सेल्स और सन्डी डेटर दोनों जगह से 40,000 रुपीज माइनस होगा, और ऑन रिकॉर्ड सामान को आपको क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना है। तो सामान का जो कॉस्ट प्राइस होगा यानी 30,000 रुपीज, वो सामान का बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक में दोनों जगह, क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट में कहां आता है? एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है, वहां पर ऐड होगा, और एक बार बैलेंस शीट का एसेट साइड में आता है, वहां भी ऐड होगा। यानी दोनों जगह क्लोजिंग स्टॉक में सामान का कॉस्ट प्राइस यानी 30,000 ऐड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं उसके संग भी 30,000 ऐड होगा, और बैलेंस शीट का एसेट में जो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं उसके संग भी 30,000 ऐड होगा। पढ़िए, यहां पर पढ़ने से आपको क्लियर समझ में आएगा। कॉस्ट प्राइस 30,000 टू बी एडेड विद बोथ द क्लोजिंग स्टॉक इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नंबर 2, इनवॉइस प्राइस यानी सेल प्राइस 40,000 टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स अकाउंट एंड सन्डी डेटर अकाउंट। थैंक यू। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, सेल्स ऑन अप्रूवल पार्ट 3। ओके, बाय।